हेलो बच्चों, कैसे हो। सिमुलतला आवासीय विद्यालय क्लास 6 प्रीलिम्स एग्जाम 2025 के विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, साइंस और सोशल स्टडी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर इस वीडियो में मैं आया हूँ। सिमुलतला आवासीय विद्यालय क्लास 6 का जो प्रीलिम्स एग्जाम्स होता है उसमें आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन होंगे, जिसमें हर एक प्रश्न के 4 ऑप्शंस रहेंगे और आपको सही उत्तर को चूज करना होता है। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के ज़्यादातर प्रश्न पर्यावरण और हम क्लास 5 बुक से होता है। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके चैप्टर से जो महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे, फिर बाद में जो अन्य टॉपिक्स हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो पहला चैप्टर है पर्यावरण और हम का, वो है पटना से नाथुला की यात्रा। बिहार की राजधानी पटना। गैंगटॉक कहाँ की राजधानी है? सिक्किम। दार्जिलिंग कहाँ का सुंदर पर्वतीय स्थल है? पश्चिम बंगाल। न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन कहाँ है? पश्चिम बंगाल। टाइगर हिल कहाँ है? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में। कंचनजंगा कहाँ है? भारत के सिक्किम राज्य और नेपाल की सीमा के बीच स्थित है। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, लॉयड बॉटनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है? दार्जिलिंग। याक कहाँ पाया जाता है? सिक्किम एवं दार्जिलिंग के पहाड़ी क्षेत्रों में। ठंड से बचने के लिए याक के शरीर पर क्या होते हैं? लंबे लंबे बाल। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान में किसकी मूर्ति लगी है? तेंजिंग नोर्गे। तेंजिंग नोर्गे पर्वतारोहियों के साथ किस उम्र से कुली के रूप में जाते रहते थे? 20 साल। तेंजिंग नोर्गे का जन्म कहाँ हुआ था? तिब्बत। तेंजिंग नोर्गे ने अपना बचपन कहाँ बिताया था? नेपाल। किस घायल पर्वतारोही को तेंजिंग नोर्गे ने कई मील अपने पीठ पर लादकर अस्पताल पहुंचाया? वागडी नोर्बू 1947 में। एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ाई किसने की? एडमंड हिलेरी एवं तेंजिंग नोर्गे 1953। एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र तल से 8,848 फीट ऊंचा। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना 4 नवंबर 1954। कुलिया गाइड को और क्या कहते हैं? सिरदार। पर्वतारोही दल अपने साथ क्या क्या सामान ले जाते हैं? टेंट, रस्सी, पर्वतारोहण के लिए जरूरी औजार, पर्याप्त भोजन, पानी, गर्म कपड़े इत्यादि। हाल फिलहाल में बिहार के किस पर्वतारोही ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की? निरुपमा पांडे। बर्फ के बीच सोने के लिए पर्वतारोही अपने साथ क्या ले जाते हैं? स्लीपिंग बैग। गैंगटॉक समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? लगभग 6,000 फीट। सिक्किम राज्य की प्रमुख नदी क्या है? तीस्ता। सिक्किम राज्य में कौन सी जातियां निवास करती है? लेप्चा, नेपाली और भूटिया। कहाँ के लोग मेहनती, सरल और सहयोगी होते हैं? सिक्किम। फूलों का बागीचा, बॉटनिकल गार्डन। रूमटेक मोनेस्ट्री कहाँ है? गैंगटॉक। रूमटेक मोनेस्ट्री किसका निवास है? करमापा। करमापा किसे कहते हैं? बौद्ध धर्म गुरु। नाथुला समुद्र तल से लगभग कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 14,500 फीट की ऊंचाई पर। नाथुला गैंगटॉक के बीच लगभग कितनी किलोमीटर की दूरी है? 52 किलोमीटर। नाथुला कहाँ स्थित है? भारत और तिब्बत की सीमा पर। नाथुला का रास्ता प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? सिल्क मार्ग। चीन के यात्री सिल्क मार्ग से चलकर कहाँ तक आते थे? विक्रमशिला, पाटलिपुत्र, नालंदा और बौद्ध गया। तो ये पहला चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, मिडिल क्वेश्चंस थे, वो हमने डिस्कस किया। अगला जो चैप्टर है वो है खेल। खो खो में प्रत्येक दल में खिलाड़ियों की संख्या 9। कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या 7। कौन सा खेल है जिसपे एक दूसरे को मारकर मिट्टी में गिरा दिया जाता है? कुश्ती। जूडो कराटे क्या है? मार्शल आर्ट। मार्शल आर्ट क्या होता है? युद्ध कला। मार्शल आर्ट के उदाहरण क्या क्या है? कुश्ती, गतका, सुमो इत्यादि। सुमो कहाँ का खेल है? जापान। गतका कहाँ खेला जाता है? सिख समुदाय में। गतका खेल की शुरुआत किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। सिख समुदाय गतका खेल कब खेलते हैं? बैसाखी तथा गुरु गोविंद सिंह जयंती के मौके पर। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना साहिब, पटना बिहार में। हमारे देश में प्राचीन काल से लोग अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या करते आ रहे हैं? व्यायाम तथा योग। व्यायाम योग किससे सीखना चाहिए? प्रशिक्षक। घर में खेले जाने वाले खेलों के उदाहरण? कैरम बोर्ड, लूडो, लुका छुपी, शतरंज, गुड्डा गुड़िया इत्यादि। बाहर खेले जाने वाले खेलों के उदाहरण? खो खो, क्रिकेट, कबड्डी, सुई धागा दौड़, कुर्सी दौड़ इत्यादि। वैसे खेलों की सूची बनाए जिसमें सिर्फ 2 व्यक्ति भाग लेते हों? लूडो, कैरम बोर्ड, शतरंज, बैडमिंटन, तलवारबाजी, जूडो, बॉक्सिंग, टेबल टेनिस, कुश्ती इत्यादि। क्रिकेट, फुटबॉल तथा हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या 11। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 6। फुटबॉल की समय अवधि क्या है? 90 मिनट्स, 90 मिनट। सुनील छेत्री तथा क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल। मकर संक्रांति में कौन सा खेल खेला जाता है? पतंग उत्सव। पोंगल कहाँ का त्यौहार है? तमिलनाडु। पोंगल में कौन सा खेल खेलते हैं? जल्लीकट्टू। मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित थे? हॉकी। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद। खेल दिवस कब मनाते हैं? 29 अगस्त। मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन भी 29 अगस्त है। उन्हीं के जन्म दिवस पर हम लोग खेल दिवस मनाते हैं सब। अगला चैप्टर है बीजों का बिखरना। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी, वर्तमान महावीर स्वामी। जैनियों का एक समूह भगवान महावीर के जन्मस्थली किसे मानता है? जमुई जिले के सिकंदरा प्रखंड स्थित लछवाड़ गांव को।
बीजों के अंकुरण के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ क्या है? मिट्टी, पानी, ताप और हवा। ताप की जगह पर कहीं पर सूर्य प्रकाश भी लिखा होता है। बीज इधर उधर कैसे चले जाते हैं? हवा, पानी बिखर कर, पशु पक्षियों द्वारा, मनुष्यों के द्वारा। फट कर या चटक कर बिखरने वाले बीजों के उदाहरण सरसों के दाने, हरसिंगार या गुलमेहंदी के बीज। हवा में बहने वाले बीज, कपास के बीज। पानी में तरकर बिखरने वाले बीज, कमल एवं कुमुदिनी के बीज, जलकुंभी के बीज। पशुओं द्वारा बिखरने वाले बीज, गोखरू का बीज। पक्षियों द्वारा बिखरने वाले बीज, लसोड़ा के बीज। बीज सहित फल जिन्हें पक्षी खा जाते हैं तथा मल के द्वारा बिखरने से उगने वाले पौधे, पीपल, बरगद, अमरूद इत्यादि। कोलाज क्या है? चित्रों को काटकर किसी एक विषय पर प्रदर्शनी तैयार करना। एक बीज वाले पौधे के उदाहरण बेर, आम, छुआरा, जामुन, लीची। एक से अधिक बीज वाले पौधे के नाम सेब, अंगूर, पपीता, इमली, अमरूद, तरबूज, खरबूज इत्यादि। अगला चैप्टर है मेरा बागीचा। इसमें से बहुत कम प्रश्न बुक से जो आ सकते हैं, जो डिस्कस किया गया है बुक में। राजस्थान की राजधानी जयपुर। हार्बोरियम कैसे तैयार किया जाता है? पौधे के नमूनों को सुखाकर दबाकर शीट में संरक्षित किया जाता है या करके। मरुभूमि में उगने वाले पौधे कैक्टस और बबूल, नागफनी, घृत कुमारी, खजूर, ताड़। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। वैसे पौधों के नाम लिखे जो तालाब में पाए जाते हैं, कमल, कुमुदिनी, पानी फल, जलकुंभी, कर्मी, भेंट इत्यादि। ऐतिहासिक स्मारक, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सवाल इस चैप्टर से आते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? बिहार। संसार का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने 5वीं शताब्दी में। नालंदा विश्वविद्यालय में कितने शिक्षक और छात्र थे? लगभग 2000 शिक्षक और 10,000 से अधिक छात्र। यहाँ पर किन देशों के छात्र पढ़ने आते थे? कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया तथा तुर्की। नालंदा विश्वविद्यालय का उत्कर्ष काल कब था? 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच। कौन सा चीनी यात्री यहाँ आकर पढ़े तथा पढ़ाया? वेनसोंग। किस शताब्दी के अंत तक इस विद्यालय ज्ञान केंद्र का अंत हो गया? 12वीं शताब्दी के अंत तक। इस विद्यालय में कितने प्रांगण तथा मंदिर थे? 8 प्रांगण तथा 10 मंदिर। इस विद्यालय के पुस्तकालय क्षेत्र क्या कहलाता था? धर्मगंज। पुस्तकालय कितनी मंजिलें थी? 9 मंजिलें इमारतें। कितने पुस्तकालय थे और उनका नाम क्या था? 3 पुस्तकालय थे और उनका नाम था रत्नदधि, रत्नरंजक तथा रत्नसागर। नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने का कार्य किसके देखरेख में शुरू किया गया? पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एवं अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून 2024 इसी साल किया गया है, इसलिए इस प्रश्न को मैंने इस प्रश्नोत्तरी में डाल दिया है। आ सकता है ये प्रश्न, इसको याद रखिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा तथा बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? मोतिहारी के केसरिया में। गोलघर कहाँ है? पटना। देव सूर्य मंदिर, औरंगाबाद जल मंदिर, पावापुरी। मगध की राजधानी गिरिब्रज, राजगीर, दोनों याद रखिएगा। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? भागलपुर। सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु भी थे और अंतिम गुरु भी थे। सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव, इन्होंने ही सिंह संप्रदाय की शुरुआत की। अशोक द्वारा बनाए गए अशोक स्तंभ एवं वैशाली का स्तूप कहाँ है? वैशाली के नंदनगढ़, लौरिया तथा कोल्हुआ में। महाबोधि मंदिर कहाँ है? बोध गया। मलिक ब्याह का मकबरा बिहार के नालंदा जिला के बिहार शरीफ में। नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माण में किन का इस्तेमाल हुआ था? ईंट पत्थर का। नालंदा विश्वविद्यालय में सीमेंट की जगह किसका इस्तेमाल हुआ था? सुर्खी, चूना, उड़द की दाल, छोवा तथा गोंद। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? बख्तियार खिलजी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय में झंडा फहराने एवं अंग्रेजों के साथ संघर्ष में शहीद हुए वीरों के नाम क्या हैं? जब भी संसद भवन जो हमारा पुराना वाला था, उसमें गांधी जी के साथ 7 लोगों की एक मूर्ति बनी हुई है। आप अगर कभी दिल्ली जाओगे तो वहाँ लोग जाते हैं इसे देखने के लिए। तो ये आपके बुक के कार्यप्रणाली में ये क्वेश्चन था, तो ये याद रखिएगा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। उस दौरान सचिवालय में झंडा फहराने के दौरान अंग्रेजों ने इनके ऊपर गोलियां चलाई थी और उनके नाम हैं देवी पद चौधरी, उमाकांत प्रसाद सिंह, जगपति कुमार, राम गोविंद सिंह, सती प्रसाद झा, राजेंद्र सिंह, रामानंद सिंह। ऐसे तो ये प्रश्न भले ही आया है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ तो 1942, लेकिन ये जो नाम है इनसे रिलेटेड प्रश्न अभी तक नहीं आए। बट फिर भी आपकी जानकारी के लिए, और हो सकता है यदि आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। अगला जो चैप्टर है वो है सिंचाई के साधन। सिंचाई क्या है? निश्चित अंतरालों पर खेतों को विभिन्न साधनों की सहायता से पानी उपलब्ध कराना ही सिंचाई कहलाता है। सिंचाई के परंपरागत साधन नदी, तालाब एवं कुआं। टेढ़ा, रहट। रहट जो है वो पुराना है, बहुत पुराना साधन है। नदी, तालाब सारा पुराना साधन। टेढ़ा क्या होता है ना, कुएं से पानी निकालने के लिए एक बांस में एक बड़ा सा पत्थर बांध दिया जाता था, ठीक है, तो उसे टेढ़ा कहा जाता था। सिंचाई के अलग अलग साधनों के उदाहरण क्या है? रहट, नलकूप, नहर, डीजल पंप।
डीजल पंप सेट, सोलर पंप सेट, स्प्रिंकलर, टेढ़ा। स्प्रिंकलर अभी यूज किया जाता है, वो फव्वारे की तरह होता है, इसमें पानी का बर्बादी कम होता है। सिंचाई के बारिश या मानसून में उगाई जाने वाली फसल खरीफ फसल, जाड़े के मौसम में उगाई जाने वाली फसल रबी फसल, गर्मी के मौसम में उगाई जाने वाली फसल गर्मा या जायद फसल। खरीफ फसल को उदाहरण धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, ईख, पटसन, कपास। जायद या गर्मा फसल को उदाहरण तरबूज, खीरा, ककड़ी, कदीमा, भिंडी, बोरी। रबी फसल को उदाहरण गेहूँ, जौ, चना, सरसों, गाजर, मटर, मसूर। जायद है ज़्यादा पानी की आवश्यकता वाली फसल, जिसमें ज़्यादा पानी की जरूरत होती है, धान, कपास, गन्ना, मक्का। केवला हो गया, यहाँ पे केला होगा। कम पानी की आवश्यकता वाली फसलें ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, मसूर। सिंचाई के आधुनिक साधन कौन कौन से हैं? ड्रिप सिंचाई, पंप सेट, स्प्रिंकलर, नहर। जल संरक्षित कर सिंचाई करने वाले विधियों के नाम जिसमें कम पानी बर्बाद होता है। आधुनिक संसाधन, जो 12 नंबर क्वेश्चन है उसको भी याद रखिएगा। इसमें ड्रिप सिंचाई जो है, पंप सेट से जो हम लोग करते हैं, स्प्रिंकलर से करते हैं, नहरों का जाल बिछाया जा रहा है। और जो जल संरक्षित, जिसमें पानी का कम से कम बर्बादी होता है, वो उसमें जो नाम आते हैं वो है ड्रिप सिंचाई विधि, स्प्रिंकलर विधि, बौछार विधि, माइक्रोजेट सिंचाई विधि, पोखर के जल द्वारा, नहर के जल द्वारा। इन विधियों को अगर हम लोग प्रयोग में लाएंगे तो पानी का कम से कम बर्बादी होगा। जितना खाओ उतना पकाओ। भोजन की खराब होने के लक्षण क्या हैं? उसके रंग और गंध में अंतर आने लगता है। भोजन को बर्बाद होने से कैसे बचाया जा सकता है? हमें उतना ही भोजन बनाना चाहिए जितने की ज़रूरत हो। लंबी अवधि तक किसी खाद्य पदार्थ को संरक्षित रखना हो तो उसे क्या करना चाहिए? उसमें से पानी का अंश निकाल देना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बचे हुए खाने को कहाँ रखना चाहिए? ठंडी जगह या फ्रिज में। भोजन विषाक्त कैसे होता है? नकली, मिलावटी मसाले तथा रासायनिक पदार्थों के प्रयोग से। रॉस की जंग मच्छरों के संग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी प्रश्न आते हैं। मलेरिया कैसी बीमारी है? संक्रामक बीमारी। मलेरिया किसके काटने से होती है? मच्छरों के काटने से। मलेरिया की खोज किसने की थी? रोनाल्ड रॉस। रोनाल्ड रॉस का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तराखंड के अल्मोड़ा शहर में। रोनाल्ड रॉस को किस चीज़ का शौक था? चित्र बनाना एवं कविताएं लिखना। कितने साल की उम्र में उन्होंने स्कूली शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा गया? 8 साल की उम्र में। 14 साल की उम्र में उन्हें किस विषय में पुरस्कृत किया गया? गणित। किसके कहने पर उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की? पिताजी के कहने पर। जब वे डॉक्टर बनकर भारत लौटे तो यहाँ पर कौन सी बीमारी फैली थी? मलेरिया। कुनैन की पत्तियों से किसका इलाज होता था? मलेरिया। मलेरिया की खोज में उनकी मदद किसने की? अब्दुल एवं मलेरिया के मरीज हुसैन खान ने। इन दो लोगों ने उनकी हेल्प करी थी। किस मच्छर के पेट में मलेरिया कीटाणु मिले? मादा एनोफिलिस मच्छर। कितने साल के प्रयास के बाद उन्हें सफलता मिली? 16 साल। सूक्ष्म चीज़ों को हम कैसे देख सकते हैं? सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा। जिसके आर पार देखा जा सके? पारदर्शक। पानी की इकट्ठा होने से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है? डेंगू, मलेरिया, डायरिया, चिकनगुनिया, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए, हैजा, दस्त, पेचिस, पोलियो इत्यादि। मक्खी से फैलने वाली बीमारी? पेचिस, टाइफाइड, बुखार, हैजा, ट्रैकोमा, टैपवर्म, माइकोसिस इत्यादि। मच्छरों से फैलने वाली बीमारी? मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, पीत ज्वर, जापानी इंसेफ्लाइटिस। तो ये कुछ बीमारी थे जो मच्छरों से फैल सकती थी। तो पहले पार्ट में हमने रॉस की जंग मच्छरों के संग इतना तक हम लोगों ने कवर किया। अगले पार्ट में हम लोग इसके बाद के चैप्टरों से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसको आप लोग पढ़ के याद कर लीजिएगा, इससे बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। धन्यवाद।